धार्मिक रूप से सहिष्णु था, उसके अंगूठी पे भी राम लिखा हुआ था। जो शंकराचार्य जब हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि 4 ठो उन्होंने मठ बनाया था, पीठ बनाया था। ज्योतिष पीठ ऊपर में था, जबकि कर्नाटक में सिंगेरी पीठ था। मैसूर में क्या था? सिंगेरी पीठ। और मैसूर के सिंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण किसने कराया था? टीपू सुल्तान। मैसूर के सिंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण टीपू सुल्तान। किसी को दिक्कत? तो टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से सहिष्णु था कि नहीं था? अब अगर धार्मिक रूप से कट्टर रहता, सिंगेरी पीठ को नहीं बनवाता? चाहे औरंगजेब टाइप का रहता तो उखड़वा देता। हाँ, इतना बददुआ लगा अंग्रेज औरंगजेब के टाइम पे कि मुगल सल्तनत तहस नहस हो गया। सब पूरा क्या हो गया? तहस नहस हो गया। देखिए, धार्मिक रूप से ना हम माँ बाप और धर्म आंख खोलते हमें मिलते हैं, समझा क्या? और अपने धर्म की खूब तारीफ करना मतलब अपने पिताजी की तारीफ किसी की दूसरे से करना। हमारे पिताजी ऐसे हैं, ये है, माता जी इतनी अच्छी हैं, ये वो क्या करेगा सुन के? सबकी होती है। आज तक भारत के लोग कोई ना बुझाया। आप खुद से देखिए, माता पिता, कोई दूसरे के माता पिता उनके लिए अच्छे हैं, अरे हमारे लिए क्या है? तो माता पिता और धर्म जैसे आंख खोलेंगे ना, ये मिलेंगे। इन्हीं तीनों ने आपका पालन पोषण किया, उन्होंने पालन पोषण किया है और रीतियां फॉलो की आपके धर्म के हिसाब से, समझा? अब आप याद रखिएगा, अगर कोई आपके माता पिता की बुराई आपके सामने करेगा तो वो इंसान की वैल्यू तो गिरेगी गिरेगी, वो अलग चीज है, लेकिन आपके माता पिता की वैल्यू और बढ़ते जाएगी। कोई अगर आपके पिताजी को, माता को बोले कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, किसी काम की नहीं है, ना खाना बनाने आता है ना कुछ आता है, तो आप उसी आदमी को डांट देंगे कि नहीं? चुप, चाहे जैसी है तुमको कौन सी होता है, वही बना के दे रही है ना। सेम यही सही होता है, किसी व्यक्ति को उसके धर्म के बारे में बोलेंगे ना, तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, याद रखिएगा वो आपके धर्म में तो कभी नहीं आने वाला है। आप जिस धर्म की व्यक्ति की बुराई किए ना, वो धर्म वो और उसको मजबूती से पकड़ लेगा, और मजबूती से। इसलिए देखिएगा, औरंगजेब ने भी यही गलती किया था, उसने हिंदू धर्म को सोचा था कि सप्रेस कर दे, और मजबूत हो गया। ये बात भली भांति समझते थे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा खराब है, आप गौर किए हैं? कभी नहीं कहा कि तुम्हारा खराब है, अपना बता रहे थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझ आ गया कि नहीं गया? भारत के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरे का बुराई करेंगे लोग यहाँ पे। अब आप जैसे सपोज कीजिए कि आप अपने मित्र से कहिए कि तुम मेरे घर आओ, अपनी मम्मी के हाथ का तुमको हम पराठा खिलाते हैं, पनीर का पराठा, वो खाएगा, अगर उसको अच्छा लगेगा ना, तू अपनी मम्मी से कहेगा इसे ही बनाइए। समझ आ गया कि नहीं? तो आपको अगर अपना धर्म का प्रचार करना है तो आप अच्छे काम कीजिए, ताकि दूसरे लोग आए आपके धर्म में देखें, फिर अपने धर्म में जाके बोले ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जैसे सिख लोग गुरुद्वारा में जाइए, खाना खिलाते हैं, तब तो आपको लगेगा भैया हम लोग तो इलायची दाने बांट के काम चला देते हैं। ईसाई लोग को देखिएगा, पढ़ाएगा बच्चों को, चाहे जिस धर्म का होगा, ईसाइयों के हॉस्पिटल में चाहे जिस धर्म के होंगे, इलाज हो जाएगा। आज देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं लोग, दूरदर्शी होते हैं ये लोग। हम लोग, हमारा धर्म ऐसा, हमारा ये, हमारा ये, बकलोल कहीं का अपना धर्म काहे कमजोर कर रहा है? समझ में आ रहा है? ज्यादातर देखिएगा इस सब में चीजें क्या हो रही हैं, अपना तारीफ और दूसरे की क्या करें, बुराई। ये हो रहा है दुनिया में। जिस चीज को सताने की कोशिश कीजिएगा ना, वो और मजबूत होते जाएगी। दुनिया में एक धर्म को खत्म करने की कोशिश की गई, यहूदी। किसे? यहूदी। आज यहूदी चाहे तो दुनिया खत्म कर दे। आज यहूदी आपकी हर बात को सुन सकते हैं, गूगल उन्हीं का है, उसको क्या जाता है, सुन रहा है आपका मोबाइल, एंड्रॉइड उन्हीं का है, क्या बतिया रहे हैं क्या नहीं बतिया रहे हैं सब सुन रहा है। सोशल मीडिया सब उन्हीं लोग का है, सारी चीजों पे कंट्रोलिंग उन्हीं लोग की है। छोटी मोटी चीज हम लोग को दे दी है, इन सब को दे दीजिए, कपड़ा उपड़ा बनाएगा सब, कारखाना और खाना, कपड़ा उपड़ा कारखाना खोलेगा सब, बाकी सब वही कंट्रोल करेगा। तो औरंगजेब के बाद तो मुगल सल्तनत क्या हो गया, तहस नहासी हो गया था यहाँ पे। तो ये टीपू सुल्तान में ज्यादा ये सब चीजें नहीं देखने। इवन मराठा साम्राज्य में भी देखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज कभी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया वहां पर। समझ में आया कि नहीं गया? छत्रपति शिवाजी तो ज्यादा दिन रहे नहीं, छत्रपति शिवाजी के बाद शासन संभाजी संभाले, बट संभाजी की क्या हो गई, औरंगजेब ने हत्या कर दी। संभाजी के बाद किसने संभाला? साहू जी महाराज। किसने संभाला? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज के समय एक बार क्या हुआ ना, एक छोटी जाति का व्यक्ति था जो चाय बेचता था, क्या बेचता था? चाय। तो कुछ बड़ी जाति के लोगों ने उसे बड़ी मारा, कहा कि तुम यहाँ चाय बेचता है, इस चौराहे से भाग यहाँ से। उसको साइड में उसकी दुकान थी छोटी। जब ये बात साहू जी को पता चली, तो साहू जी ने उसकी दुकान को बीच चौराहे पे लाया और कहा कि इधर से आने जाने वाला सब इसके हाथ से चाय पिएगा। अब साहू जी के आदेश से मजाल किसी का नहीं पिए, और पीजिए। लोग जो छोटी जाति के लोग से जो पानी नहीं पीना चाहते थे, पीजिए चाय। समझ में आया कि नहीं गया? जो उनकी परछाई नहीं देते, तो जो भी महान शासक हुए ना, उनके काम भी महान रहते, कभी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इतिहास ऐसे लोगों को याद रखेगा। याद रखिएगा, आपका साम्राज्य बड़ा है इससे कोई मायने नहीं रखता है। राणा प्रताप का साम्राज्य कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी थी, जिससे आज भी उनके नाम सम्मान से लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य कोई भारत नहीं था, पूरा राजस्थान था।
एक मुख्यमंत्री का जितना एरिया रहता उतना था, लेकिन उनको नाम किस लिए याद रखा जाता? बड़ा साम्राज्य की वजह से। उनसे तो बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। औरंगजेब के तो उतने बड़े बड़े मनसबदार थे सब, लेकिन किस पे याद रखा जाएगा इतिहास में? उनकी काम निष्ठा कैसी थी, ईमानदारी कैसी थी, आप ये बहुत मायने रखता है। आगे बढ़े, आज बैच स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होगा आज शाम में रात में 8 बजे रीजनिंग और शाम को 5 बजे अंग्रेजी। तो आप लोग में से जो रीजनिंग अंग्रेजी पढ़ना है वो लोग आप आएंगे, लोग समझ में आ गया? ये कौन है? नीतीश आलम। यूपीएससी वाला बैच का होली बाद, देखिए यूपीएससी के जितने टीचर लोग थे उन सब लोग को बोले तो कहें कि अब सर होली बादे रखते हैं। वो फरवरी में हम लोग लॉन्च कर दिए रहते, बट फरवरी में पटना में 144 लग गया। अब सारा शेड्यूल रहता है कि अगर उन्हें पटना लाएंगे तो फिर वहां वो बैच नहीं होगा, वो टीचर लोग बढ़ जाएंगे ना उसी हिसाब से। तो इनका कहना है सर यूपीएससी बैच कब आएगा? फरवरी मतलब होली के बाद। और नीतीश आलम आप ही हैं। देखो इसी टाइप का चल रहा है, परंपरा चल रही है कि नहीं चल रही है? अब कंफ्यूज है लोग, ये नीतीश है कि आलम है। अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छा चीज है यहाँ पे। धर्म सबसे बड़ा चीज क्या होना चाहिए? इंसानियत, वो बढ़िया चीज है यहाँ पे। देख रहे हो हमारा बसर धीरे धीरे दिख रहा है। कंफ्यूजन रहो यार। आगे बढ़ते हो, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। यूरोपीय कंपनी के आगमन वगैरह बता दिए थे। अरे फोटो तो बढ़िया चीज है। हाँ, यूरोपियों का आगमन। अब देखिए भारतीयों का जहाज ऐसा रहता था, और यूरोपियों का जहाज ऐसे रहता था, इसमें से तोप निकला रहता था। क्या निकला रहता? तोप। मार के उधिया देगा 300 को। हम लोग वही वाला नाव एनआईटी वाला जो रहता है ना, वो ऊपर हिला देगा। यहाँ पे नहीं देखते एनआईटी वाला, गंगा उस पर ले जाता है। हम जब शुरू में पटना में आए थे तो हमको कहा कि हमको लगा कि ले जाकर हाजीपुर छोड़ रहा है। और अभी आपको 10 साल पहले यहाँ गांधी सेतु में बहुत जाम लगता था, वो टूटा हुआ था पुल, 3 घंटा लगता था पार करने में। तो हमें लगा ना कि खामखा में हम 3 घंटा उनको देंगे, ये सब 20 रुपया में हाजीपुर छोड़ रहा है सब। फिर डांट दिया, कहा कि हाजीपुर छोड़ते 20 रुपया में। हम कहे यार हमको क्या पता, तो कहाँ छोड़ोगे? ऊपर ऊपर छोड़ देंगे। ऊपर करना कुछ, ऊपर खाली कोई खेती उती किया रहता होगा, कोई सब्जी वगैरह। तो अंग्रेजों की नौसेना मजबूत थी कि नहीं? अब हिते चूंकि जहाज से अगर हम लोग तोप चला देंगे तो न्यूटन की गति के नियम से तोप जब पीछे झटका देगा ना तो यही पलट जाएगा। मजबूत नौसेना का होना जरूरी है। अंग्रेजों की नौसेना बहुत ही मजबूत थी। अंग्रेज के बारे में हम पढ़ाते चले गए थे। आज आपको कहां बताना था? पंजाब। क्या बताना था? पंजाब। मैसूर बता दिया था ना। फ्रांसीस कंपनियों से टीपू सुल्तान का अच्छा संबंध था कि नहीं था? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के गरम दल अर्थात जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया था। फ्रांसीसियों में भी 2 क्लब थे, एक था जैकोबियन, एक था जीरोदिस्त। जीरोदिस्त नरम दल था और जैकोबियन गरम दल था। तो टीपू सुल्तान किसे ज्वाइन किया था? जैकोबियन क्लब यानी गरम दल को। फ्रांसीसियों के सहयोग से एक मजबूत नौसेना का गठन करना चाहता था टीपू सुल्तान, लेकिन कर पाया? टीपू सुल्तान के तोप का साइज छोटे आकार का था, शेर का शकल का था वहां पर। यह धार्मिक रूप से भी क्या था? सहिष्णु था। इसने सिंगेरी पीठ का क्या किया था? पुनर्निर्माण कराया था। क्या कराया था? पुनर्निर्माण। अंगूठी पे क्या लिखा था? राम। तोप का आकार 100 दिन तक गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है 1 दिन की शेर की जिंदगी। 1 दिन की शेर की, यही गड़बड़ करते थे लोग यहाँ पे। 1 दिन का शेर जिंदा रहेगा? 100 ये दिन काट दो यहाँ पे। गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है शेर का दिन। काहे 1 दिन जिएंगे हम? क्या है भाई, काहे मारेगा? तुम हमारे देश में आके हमको मारेगा? हाँ, अंग्रेज सबको ना, भारत के लोग शिक्षा उतना नहीं ना था। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज होता है दहशत। अंग्रेज यहीं पे दाढ़ी बनवाते थे सब, यहीं बाल कटवाते थे सब। अगर 10 ठो लोग मिलके दाढ़ी बनाते समय निपटा देता, बनाने में ही डरता सब। यहाँ पे क्या जाता 2 मिनट में दाढ़ी बनने में बता और कर दे, गर्दन से लपेट दे यहाँ पे, चल गया। समझा गया कि नहीं आ गया? यहीं पे कपड़ा धुलाते थे लोग। कपड़ा धुलाने के लिए धुलाते थे, कुछ नहीं करना है, कपड़ा धुलिए, उनका पूरा कपड़ा धुल दीजिए। जिनको चेचक हुआ है पहले एक बार कपड़ा पहना दीजिए उसको, ताकि 1 घंटा पहन के रहो यहाँ। और फिर वही चेचक वाला कपड़ा उतार दिए, धुलिए पहले अच्छा से, धुल के प्रेस करके उसको पहनाइए, फिर बढ़िया से प्रेस करके रख दीजिए। तुरी चेचक निकल गया यहाँ। प्लेग जिसको हुआ है वहां फैला के रखिए। सब भारत का आदमी ना नाश देता है इन लोग, लेकिन किया ही नहीं सब। एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन नहीं था ना। डर का मतलब कौन सी? हमारा कौन सी हो गया चेचक निकल गया तो अपनों पहन लेगा, हमरो निकल गई लो। ऐसा थोड़ी होता है। अगर अंधेरे से लड़ना है ना तो दीपक को खुद को जलाना ही पड़ेगा। अगर सोचिएगा इतना जीने का शौक रहेगा कि हमको जिंदा रहना है तो इतिहास में मर जाएंगे आप। जब तक मरने का शौक नहीं रहेगा इतिहास में कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो भगत सिंह के अंदर मरने का शौक था। आज लोग अपने 5वें दादा परदादा का नाम भूल सकते हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम कोई नहीं भूल सकता है यहाँ पर। तो अंग्रेज थे सब उस समय। हम लोग के पास शिक्षा सबसे पहले छीन लिया सब, यही सबसे गड़बड़ी था। शिक्षा छीन लिया सब, वहां पर दिक्कत हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं पंजाब के पास। किधर? पंजाब।
पंजाब में, चलिए तो पहले पंजाब देख देते हैं। पंजाब में तो पहले गुरु लोगों का शासन था, सिख गुरु, गुरु लोग के बाद, उसके बाद ना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने सिख धर्म को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जिसे मिसल कहा गया। क्या कहा गया? मिसल। मिसल जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ साम्राज्य था। उसमें सबसे प्रमुख मिसल था सुकर चकिया मिसल। कौन था? सुकर चकिया मिसल। तो पंजाब के क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख मिसल था वो कौन था? सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकर चकिया मिसल के राजा थे राजा रणजीत सिंह। सुकर चकिया मिसल के राजा राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, समझ गया? ये राजा रणजीत सिंह थे। राजा रणजीत सिंह बहुत ही बेहतर योद्धा थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों ओर सोने की चादर लगवा दी। पहले वो हर मंदिर था। पहले तो सबसे पहले अकबर ने 500 बीघा जमीन तालाब बनाने के लिए दिया था। तो सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर से हो गया अमृतसर, अमृत सरोवर से क्या हो गया? अमृतसर। तो पहले तो 500 बीघा जमीन दिया, फिर उसमें 5वें गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर की स्थापना किया, उसे चारों ओर इन्होंने सोने की चादर लगा दी। तो क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर। क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर। अब ये सब स्वर्ण मंदिर बनाया गया, यहाँ पे पूरे एरिया में हल्ला हो गया कि भाई साहब जब पूरे मंदिर के बाहर ये स्वर्ण लगवा सकते हैं तो इनके पास सोना होगा कितना? नहीं हल्ला हो जाएगा? हो जाता है हल्ला यहाँ पे किसी चीज का, वो भी सोना चांदी को लेकर। भारत में तो ऐसे हल्ला होता है। तो अफगानिस्तान से अटक के पास से वो हमला करने चला है। अटक के पास से, याद कीजिए अटक, अटक याद है? अटक मराठों की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अटक। ना वो अटक गए रहते और ना उधर से अहमद साहब अब्दाली आया रहता। तो यहाँ पे कौन था? अटक। अटक। अटक के पास से चलाया जमान शाह। कौन आया? जमान शाह। युद्ध करने चलाया कौन? जमान शाह। समझ गया? इधर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, उसे जस्ट एक साल पहले यहाँ 1798। सोचिए, नीचे में टीपू सुल्तान चल रहा है, ऊपर में पंजाब। अंग्रेज इधर टीपू सुल्तान से भी लड़ रहे थे, उधर पंजाब से भी लड़ रहे थे यहाँ पे। तो जमान साहब आक्रमण करने आता है और बहुत भीषण युद्ध होता है। और अफगानिस्तान वाले जो है समझना, ये शुरू से इन सबका काम रहा है लड़ाई। समझा गया? जैसे हर एरिया का एक बिजनेस होता है। जैसे आप देखिएगा कि सोने चांदी के बिजनेस में ज्यादातर सोनार लोग ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी चाहेंगे तो बनाना सीख सकते हैं, अभी आ सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोग कौन आ जाते हैं? सोनार। आप में से कितने लोग हैं? लोग देखो, तुम लोग दोस्त लड़की लोग, तुम लोग देखो इसी सबसे मिलावट वाला इन लोग को नहीं देना जी। उधर लड़का, तुम लोग देख लो, लोग उसको, उसी को पकड़ना फ्यूचर में जब जरूरत लगेगा तब। क्योंकि सोना में समझे में नहीं आता है, सही है कि गड़बड़ है। आदमी पूछता है नहीं है, एकदम कोई मिलावट नहीं है जी। अरे भाई इसमें पता कहां चलता है आप। लेकिन कोई भी सोना का दुकान खोल सकता है। लेकिन क्या हो गया? एक ट्रेंड हो गया कि नहीं हो गया? अब वैसे ही देखिएगा कि दूध का व्यापार कोई भी कर सकता है। जो भी 10-20 गाय रख ले, 50 भैंस रख ले, हो सकता नहीं। बट अमूमन यादव जी लोग क्या है, इसमें एक्सपर्ट है तो कोई भी कर सकता है, बट वो क्या है? एक्सपर्ट है। तो अब स्कूल खोलने की बात कीजिएगा तो स्कूल कोई भी खोल सकता है, बट क्रिश्चियन एक्सपर्ट है इसे। सेंट थॉमस, सेंट माइकल, सेंट ये, सेंट वो, सेंट जोसेफ, दुनिया भर का लगा सकते हैं। हम तो जब बचपन में बोरा में पढ़ते थे तो जो बढ़िया विद्यार्थी सब पूछते कहाँ पढ़ते तो सेंट माइकल, सेंट ये। तो हम लोग में था, वो बोरा में हम लोग जाते तो कह रहा कि संत बोरियन। बोरा भी जाके बैठ रहा था, रहते। हालांकि इस क्रिश्चियन लोग ने बहुत एजुकेशन को संभाला है, उन्होंने, उनके कंधे पे एजुकेशन सिस्टम बहुत है। उसी तरह अफगानिस्तान वालों का खानदानी बिजनेस है लड़ाई। उनका बचपन से ही क्या है? लड़ाई। आज भी वहां कुश्ती चलती है, बहुत भीषण वाली, मार वाला एकदम। और वहां हर घर में आपको AK-47 मिलेगा। वहां लड़की चला देती है AK-47, हर घर में मिलेगा। अब तालिबान अमेरिका क्यों भाग गया 20 साल में? अरे वो कोई चाय पीने जाता था, उसको चाय देते थे सब, पैसा पागल हो गया अमेरिका। काम मारना किसको है? किसी को मार देते थे वहां पे आराम से। उड़ा सबकी AK-47 रखा है सब। तो अफगानिस्तान से आ गया कौन? जमान से। जब युद्ध हुआ तो राजा रणजीत सिंह की सेना और उसकी सेना में युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में राजा रणजीत सिंह की सेना थोड़ा मतलब इधर की ओर थी और वो सब लड़ाई के लिए आया था, फुल एग्रेसिव होकर। इसी बीच जमान शाह के कुछ तोप सतलज नदी में गिर गया, चिनाब नदी में। किसमें गिर गया? चिनाब नदी में गिर गया। राजा रणजीत सिंह तोप निकलवाए, साफ उफ करा के जमान शाह को भेजवा दिए कि आपका ये तोप था, गिर गया था। जमान शाह देखा, कहा कि भाई साहब कितना ईमानदार लोग हैं, इतना ईमानदार दुनिया में होगा कोई? युद्ध में हमारा तोप गिर गया तो पहुंचा दिए, गिन लीजिए ना, ये आप मार रहे थे तो गिर गया था तोप। बेचारा जमान शाह ना इमोशनल हो गया। जमान शाह क्या हो गया? इमोशनल हो गया।
उनको ना जाके मिलने के लिए संदेश भेजा कि हम मिलना चाहते हैं, युद्ध छोड़िए। मिल के बहुत इज्जत किया राजा रणजीत सिंह को और कहा कि हम जा रहे हैं, हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, हमारा जमीर गवारा नहीं कर रहा है, एक काम कीजिए आप लाहौर रख लीजिए। लाहौर से चल गया। राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। सोचिए उस समय इंसानियत कितनी, अच्छा दोनों और इंसानियत थी। आज के समय तोप लौटाइएगा ना तो कहेगा ठीक भाई लौटा दो, मार फिर एकदम। उस समय दोनों ओर से चलता था इंसानियत। आज के समय ऐसा है, आज के समय अगर आप शक्तिशाली हैं तो कुछ भी कर दीजिए, दुनिया कुछ नहीं देखेगी, दुनिया कुछ नहीं देखेगी, दुनिया देखते रह गई। यूक्रेन में रसिया ने किस तरह से तबाह कर दिया, कुछ बोला? दुनिया देखते रह गई। गाजा में किस तरह से इजराइल समेट दिया, कोई कुछ बोला? ऐसे ही दुनिया देखते रह जाएगी। भारत ने पीओके को रौंद दिया। यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी भारत की, अगर पीओके पे रुक जाए तो। पीओके के लगले लगले लाहौर इस्लामाबाद चढ़ जाना, क्योंकि जब पंचायती होगा तो हम लोग लड़ जाएंगे, लोग नहीं वापस करेंगे तो कहेगा वापस करो, नहीं वापस करेंगे। 3-4 महीना ऐसे पंचायती होगी, पूरी दुनिया आएगी समझाने तो कहेगा ठीक है जाओ लाहौर वापस करते, इस्लामाबाद वापस करते, जाओ। ऐसे चिल्लाओगे लोग तो क्या करेंगे, भगवान जाओ। पीओके की बातें नहीं करना है, नहीं समझ आया? पीओके की बात नहीं करना है, चढ़ के बतियाएंगे तब ना होगा कुछ, नहीं समझ आया? थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला जाता है, एक्स्ट्रा बोलिएगा तब कम होता है, समझा? जैसे सब दहेज मांगने जाएगा सर तो क्या कहेगा सर, दबा के बोलेगा सर 5 लाख, हाँ 20 लाख मांग दिया, इनसे किडनी निकाल लेना बांध के। अच्छा ये मांग कैसे देता है, सब अजीब नहीं लगता होगा? और हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो माँ बाप मांगते होंगे या जो लड़का मांगता होगा किस तरह से आंख उठा के देखता होगा, मतलब शान से कौन सी देखता है? अब मरा हुआ इंसान इतना गिर जाएगा तो क्या करेगा, अजीब टाइप का लगेगा वहां पे। अरे हम लोग कभी किसी जगह पे जाते हैं, कई जगह पे तो नहीं आदमी, कहीं लंबा सफर है या फिर कहीं कोई कहीं खाना पीना खा रहा आदमी, बिल पेमेंट की जगह कोई अपने बदले दे देता है तो अजीब सा लगता है, यार हमारे बदले काय दे दिया, समझा क्या? अब हमको जाना रहता है तो 4-5 आदमी साथ में रहते हैं लोग, भाई दूर का सफर रहेगा तो 2 ड्राइवर रहेंगे, 2-4 गार्ड स्टाफ रहेंगे, तो हम उन लोग को ना बीच में खाना वाना सोचते हैं खिला दे, तो भाई तुम लोग यहाँ रुको, पहुंचने वाले हैं, 2-4 किलोमीटर रुक के कोई बढ़िया होटल देके तुम लोग खा लो यार। हमको ऐसा लगता है ना कि हम क्यों किसी के ऊपर बोझ बने, और हमको ये नहीं समझ में आता लोग मांग कैसे लेते हैं, तो कितना बेशरम होते हैं तो कि मांग लेता है सब, लाख रुपया यहाँ पे, हाँ? जो दहेज मांगे ना उसका घर तोड़ देना लोग, समझ में गया? तो रहते हैं कुछ दिन में अलगा हो जाना लोग, घर तोड़ने का मैंने पहुंची, घर तो बुलडोजर थोड़े चलाएंगे ना। अरे अपने खरीदे हुए चीज पे अपना अधिकार होता है, मोटरसाइकिल हम खरीदे हैं हमारा होगा, पैसा देके दूल्हा खरीदे हैं हमारा होगा, भाई जाओ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई दहेज ना ले तो कुछ भी हो जाएगा, सास ससुर का 2 बातों सुनना पड़े, लेकिन तब अलगा नहीं हो जाएगा, वरना फिर समाज का हिम्मत टूट जाएगा। 10 साल आप लोग ये काम कीजिएगा, 10 साल बाद यकीन मानिए 2030-35 तक ये हल्ला हो जाएगा कि अगर संयुक्त परिवार चाहते हो तो दहेज त्यागना पड़ेगा। दिक्कत क्या आप लोग की ओर से गलती हुई कि कोई आदमी को ये भरोसा ही नहीं, उनको पता है कि दहेज लो चाहे नहीं लो आप लोग अलगा होबे करेगी, ये गलत है। जिस दिन अगर आप करेगी कि अगर दहेज नहीं लिए हैं तो कुछ हो जाए हम माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक यहीं पे लोग रहेंगे। एक समय आएगा सबको अलग होना है, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली बहुत लंबे समय तक नहीं ना जा सकती है, लेकिन जब तक माता पिता जिंदा है तब तक अलग नहीं होना चाहिए, समझ में नहीं आ गया? तो आप लोग इसको प्रण लीजिए, बाकी तो धीरे धीरे अफवाह फैलने में क्या है, जब दहशत हो जाएगा लोगों को ना तो कोई भी माँ बाप को लगेगा यहाँ पे कि या तो दहेज लो या तो परिवार तोड़वाओ, खत्म हो गया दहेज। हम लड़की रहते ना अब तक तांडव कर चुके रहते, ऊपर वाला बनाया ही नहीं, कहा कि ढेर अत्याचार कर देगा, सही बता रहे, डरे लोग बियाह ना करते, उल्टा वापस देता मैम पकड़ दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए लाहौर लौटा दिया गया किसके द्वारा? जमान साहब। राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाई? हाँ लाहौर। अब राजा रणजीत सिंह के बाद कुछ समय बाद, अब देखिए एक राजा लाइफ टाइम तो रहेगा नहीं, इनके बाद कोई ना कोई राजा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, तो इनके बाद जो राजा आए लोग ना वो उतना योग्य नहीं रहे, इनके बाद जो भी राजा है वो योग्य नहीं है यहाँ पे। इनके इस साम्राज्य की सबसे बड़ी कमी जो थी ना, यहाँ पर एक बहुत खतरनाक आदमी था जिसका बहुत गद्दार था, वजीर था, उसका नाम था उसका ध्यानचंद। क्या नाम था? ध्यान सिंह, ध्यानचंद नहीं जी, ध्यान सिंह। इस साम्राज्य में यही सबसे बड़ा गद्दार था, ये जो राजा बनते थे उसको मार देता था। अब क्या था? वजीर। क्या था? वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। राजा के बाद सबसे बड़ा पद क्या होता है? देखिए राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, अगला शासक कौन बने? खड़क सिंह। अगला शासक बने ध्यान सिंह ने क्या कर दिया? मार दिया। किसे मार दिया?
खड़क सिंह को मार दिया। समझ में आ गया कि नहीं? धोखे से क्या कर दिया? ध्यान सिंह ने धोखे से क्या कर दिया? मार दिया। किसकी हत्या कर दिया? खड़क सिंह। सबसे खतरनाक कौन था? अगला शासक बने नौनिहाल। कौन बने? फिर मार दिया ध्यान सिंह। नौनिहाल को भी मार दिया ध्यान सिंह। किसी साम्राज्य में 2 शासकों को इतना जल्दी, 3 शासक इतने जल्दी मरेंगे, साम्राज्य तो बिखरेगा ही। राजा रणजीत सिंह योग्य थे, उसके बाद कौन आए? खड़क सिंह, उसके बाद नौनिहाल आए। इतना जल्दी धड़ाधड़ जाएंगे लोग तो संभाल में आएगा नहीं। तो नौनिहाल की भी हत्या किसने कर दिया? हाँ, ध्यान से। अगला शासक बने शेर सिंह। इनकी हत्या करने की जरूरत नहीं, अपने से मर गए। ले भाई, सब 4 को शासक की तरह धड़ाधड़ जाएंगे तो साम्राज्य तो गया काम से। राजा रणजीत सिंह सबसे योग्य, इसमें कोई शक नहीं। राजा रणजीत सिंह योग्य। तो इतने बड़े योग्य शासक की मृत्यु के बाद कोई योग्य होना चाहिए कि नहीं? तो राजा रणजीत सिंह के बाद कौन है? हाँ, खड़क सिंह। हत्या हो गई। खड़क सिंह के बाद नैनीहाल, क्या हो गई? हत्या हो गई। अगला शेर सिंह, अपने से मृत्यु। साम्राज्य बचेगा। शेर सिंह के बेटे दिलीप सिंह। शेर सिंह के बेटा दिलीप सिंह बहुत छोटे थे। शेर सिंह के बेटा दिलीप सिंह अल्पायु थे। शेर सिंह के बेटा दिलीप सिंह अल्पायु थे। अब अल्पायु शासक थे, अल्पायु शासक का कोई ना कोई संरक्षक रहेगा। जैसे अकबर का संरक्षक बैरम खान थे। मराठा साम्राज्य में भी संरक्षक थे कि नहीं? ताराबाई। तो दिलीप सिंह की संरक्षक कौन बन गई? उनकी माता। उनकी माता क्या थी? जिंदल। उनकी माता महारानी जिंदल। तो दिलीप सिंह की संरक्षिका महारानी जिंदल। महारानी जिंदल में लेकिन एक गड़बड़ी क्या, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। क्या थी? महत्वाकांक्षी। मतलब युद्ध करना है तो बिना प्लानिंग के लो, मत दो, सीधे युद्ध कर दो। अंग्रेज सब प्लानिंग से लड़ रहा था सब। रणजीत सिंह के बाद बताएंगे कौन आएगा? हाँ, खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद नैनीहाल। नैनीहाल के बाद शेर सिंह। शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह क्या थे? अल्पायु। इनकी माता जिंदल, महारानी जिंदल। अंग्रेजों ने देख लिया, बस अल्पायु पुत्र हैं, अब महारानी जिंदल है। अगर महारानी जिंदल की हत्या कर दी जाती है तो पूरा पंजाब हमारा। अंग्रेजों ने पहले उसके लिए रिपोर्ट बनाया, कमेटी का गठन किया कि पता करो क्या सही रहेगा। तो कहा कि देखिए, भारत में ना 2 आदमी के साथ पूरी भारत के लोग खड़े हो जाते हैं, एक बच्चों के साथ, एक महिलाओं के साथ। यहाँ दोनों है। अगर महिला को मारिएगा पूरा भारत आ जाएगा। महिला को ये हो गया, आप कोई छोटा बच्चा को मार देंगे ना तो छोटा बच्चा पे भी हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने कही भाई साहब तो दिक्कत हो गया। तब क्या किया जाए? तो प्लान बनाया सबने, एक काम करो, युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। पहला युद्ध में इन्हें कमजोर कर देना है और दूसरे युद्ध में इन्हें घुटने पे ला देना है। और जब घुटने पे आ जाएंगे ना तो इनको कमरे में ले जाकर सामने तलवार रखना है। अब बेटा को इंग्लैंड भेज देंगे पढ़ने के लिए, यहां से संपर्क खत्म। अब महारानी को पेंशन भेज के पंजाब से किसी और स्टेट में भेज देंगे। और एक समय आएगा जब देखेंगे कि महारानी का संपर्क कट गया तो पेंशन बंद कर देंगे। समझ में आ गया? प्लान फिक्स। पहली लड़ाई हुई आंग्ल सिख युद्ध। पहली लड़ाई आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत ही कर दिया किसने? महारानी जिंदल। इनको लगा कि अंग्रेज जो है सब कमजोर है। अरे कमजोर नहीं है सब, मछली पकड़ने के लिए थोड़ा सा दाना डाला जाता है। तो ये दाना डालते थे तो अपने आप को कमजोर साबित करने के लिए महारानी जिंदल चढ़ गई सेना के ऊपर। सेना वाले आए, सब बैकअप में हरा दिया सभी ने। और भोरेवाला की संधि के तहत सीमा निर्धारित की गई और कह दिया गया था कि सतलज नदी को कभी भी सिख शासक क्रॉस नहीं करेंगे। तो एक तो सीमा निर्धारित हो गई, क्या चीज? सतलज नदी। अब बात आई थी कौन सा? दूसरा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज जो थे सब, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पहले तो निर्धारण कर दिए कि सतलज नदी क्या है? सीमा है। सतलज नदी क्या है? सीमा, यानी आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं। और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिए तो पूरे एरिया में घूम दिखा दिया। तो देखो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सीमा क्या है? सतलज नदी। अब सतलज नदी क्रॉस नहीं करेंगे। आया लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि पूरे पंजाब हमारा होगा, पूरा पंजाब हमारा। महारानी जिंदल ने कहा कि मेरे पुत्र का क्या होगा? युद्ध होगा। कहा कि हम जब बोल रहे हैं पूरा पंजाब हमारा होगा तो हम बिना युद्ध की तैयारी बोल रहे हैं। हम इंडियन हैं कि बिना तैयारी बोल देंगे? नहीं समझ। हमें इंडियन की आज भी आदत होती है, 11th आवर में काम करते हैं सब। देखिएगा ना, किसी को ट्रेन पकड़ना रहेगा ना, ट्रेन में पकड़े को कुछ ना कुछ छूटले रहेगा। ये छूट जाए, हाँ सामान हो गई लो, 3 गो बैग, हाँ चढ़ जा। चढ़ने के भाई एक स्टेशन पर, हे बबुआ छूट गई लो, भाई बबुआ छूट गई लो। अब बीच रास्ते में वैक्यूम मारा हो। अरे बीच रास्ते में उतर के कौन सी करोगे? बबुआ छूट गई लो तो। हाँ, बबुआ नहीं छूटता। छूट जाते हैं सब बबुआ। एक तो महिला सब में भी देखिए, एक हाथों में दुकान का देखो रुमाल रख लेगी, कपड़ा रख लेगी, दुकान काम ही नहीं करेगा आदमी के। जितना कम सामान रहता है उतने सही रहता है। 75 को आदमी सामान, अंग्रेज सबको देखिए इंग्लैंड से चले आते हैं हाफ पैंट पहन के, एक झोला लेकर चल देगा यहाँ पे।
और हम लोग यहाँ 4-5 को कपड़ा लेके तो ननिहाल जाता है। दूसरी लॉर्ड डलहौजी कंप्लीटली क्या था, तैयार था और कह दिया कि पंजाब मेरा होगा। इनको लगा कि इनकी तरह ये भी तैयार नहीं है, युद्ध कर दी और युद्ध में हार गए। लॉर्ड डलहौजी जो था ना, चार्ल्स मेटकाफ के नेतृत्व में, जब लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा किया यहाँ पे तो पूरी एरिया में कब्जा हो गया पंजाब में। महारानी जिंदल को पकड़ा गया और दिलीप सिंह को कहा गया कि देखिए हमारे हाथ में है, मारने को तो अभी भी मार देंगे। लेकिन अब आप समझिए ध्यान से, ये है साइन कीजिए यहाँ पे चुपचाप, बाद में पढ़ लीजिएगा क्या साइन किया। अंग्रेज ऐसी संधि कराते थे। आपको क्या लगता है, आराम से टेबल पर बैठ के सामने बस टेबल पर कम, बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कर देते थे। ऐसे संधि हो जाता है। आगे कि पैसे पेंशन लीजिए और पेंशन लेके आई जाइए कश्मीर में। पेंशन लेके कहाँ जाइए, कश्मीर। ऐसा नहीं जगह भेजता था सब ना, पेंशन देके जहाँ उनका साम्राज्य का कोई बचवे ना करे, तो पेंशन लेके भेज दिया महारानी जिंदल को। कहाँ, कश्मीर भेज दिया। शेखपुरा जगह है कश्मीर में, शेखपुर वहां भेज दिया कश्मीर में, जहां इनको जानने वाला कोई नहीं। और दिलीप सिंह अल्पायु थी, उच्च शिक्षा के लिए कहा भेज दिया, ब्रिटेन। कहा कि क्या जाता है, हम काय को खून खराबा करेंगे। 10 साल बाद महारानी कश्मीर में रहेंगी, आज पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। अब आप ही IAS अधिकारी बन गए, मिल गया केरल कैडर, चल जाएंगे कहाँ, केरल। अब छुट्टी मिलने वाला है, जितने बड़े पोस्ट पे जाएंगे उतने छुट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी मिलेगा नहीं। धीरे धीरे गांव में लोग भुला जाएंगे, अच्छा हूं नहीं के घर है। एक समय आएगा जब आपकी फैमिली आएगी, बाल बच्चे होंगे, उधर एडमिशन करा देंगे, फिर बूढ़े माँ बाप को भी बुला लेंगे। एक समय आएगा यहाँ कट जाएंगे, आपका खेत कोई और जोतेगा, कब्जा कर लेगा। नहीं, गांव में कब्जा है। यही नीति अपनाया सब इन्होंने। कहा कि महारानी जिंदल को कभी ना कभी लोग भूल जाएंगे। दिलीप सिंह चल गए इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए तो अंग्रेजों के चंगुल में आ गए, इनको उधरे घेर लिया जाएगा, यहाँ पे लौटने का ही दिया जाएगा। यहाँ पे पंजाब पे क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। और जब अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल सिख को कब्जा किया तो यहीं से उन्होंने लिया कोहिनूर हीरा। पंजाब से क्या लिया, कोहिनूर हीरा। और कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड में भेज दिया, महारानी एलिजाबेथ को भेज दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे बढ़े। तो बताइए, सतलज नदी को सीमा किसने निर्धारित किया था, अंग्रेजों के समय से हो गए थे। देखिए कोहिनूर हीरा जो है ये मिला था गोलकुंडा के खान से। कहां से मिला था, और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था। किसके पास था, प्रताप रुद्रदेव के पास था। लेकिन मलिक काफूर ने इन्हें हराया तो प्रताप रुद्रदेव ने हीरा किसे दे दिया, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दे दिया। मलिक काफूर लिया के किसे दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसे दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। तो कोहिनूर हीरा किसके पास चला गया, खिलजी वंश के बाद, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, लोधी वंश कमजोर हो गए, लोधी वंश क्या हो गया, कमजोर हो गया। उसके बाद भारत में आ गया बाबर, मुगल आ गए। हीरा किसके पास आ गया, मुगलों के पास, यानी बाबर के पास। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत पर आक्रमण हो गया। भारत पर आक्रमण कहां से, ईरान से। कहां से, ईरान से। ईरान से आया था नादिर शाह, हीरा लेके चला गया नादिर शाह, हीरा लेके चला गया नादिर शाह। अभी कहां भैया ये हीरा, ये अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक के बाद, उसके बाद आ गए मुगल, मुगल के बाद बहुत सारे शासक हैं। अब मुगलों में अंतिम शासक जो इसको देगा, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह। ईरान से आता है कौन, नादिर शाह, हीरा लेके चला गया नादिर शाह, नादिर शाह। नादिर शाह को हरा दिया यहाँ पे पश्तून शासकों ने। किसने हरा दिया, पश्तून शासक ने। तो हीरा चला आया, हाँ, पश्तून शासकों का। पश्तून शासकों को हरा दिया सिख शासकों ने। किसने हरा दिया, सिख। हीरा चला आया, और सिखों को हरा दिया अंग्रेज। हीरा चला गया अंग्रेजों के पास। कहां चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। लोग कहते हैं अभी इंग्लैंड के पास है, पूरा इतिहास है कोहिनूर हीरा का। अरे कोहिनूर हीरा कोई महंगा हीरा नहीं है, ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। अब गांधी जी का चश्मा कोनो महंगा चश्मा है, ऐतिहासिक है। टाइटेनिक कोनो बड़की जहाज है, नहीं है। टाइटेनिक कोई बहुत बड़ी जहाज नहीं थी, उससे बड़ जहाज भारत में बनती है, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी थी। और पहले उसको इतना ना हाइप बनाया गया, इतना ना तारीफ किया गया, अनसिंकेबल, ये कभी डूब नहीं सकता, सबसे पहले सफर में डूब गया। नहीं समझ आया, होता किसी नाम बना देंगे कुछ, अब किसी को आंख से ना दिखे नाम रखिए नयन सुख। अरे भाई वो पहले सफर में डूब गया, उसका नाम रखा था अनसिंकेबल, तो पहले सफर में डूब गया। तो कोहिनूर हीरा, लोग कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जिसके पास जाता है उसका साम्राज्य बिला जाता है, उसका साम्राज्य। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा साम्राज्य रहा था, कौन सा अशोक का
साम्राज्य ने कोहिनूर हीरा रख लिया था? क्या हर्षवर्धन के पास था? किसका साम्राज्य नहीं खत्म हुआ? पृथ्वीराज चौहान का, महाराणा प्रताप का, सिकंदर का वो कोहिनूर हीरा रख के घूम रहा था क्या? सबका साम्राज्य एक न एक दिन जाएगा, याद रखिएगा। ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं चलता, चढ़ते हैं लोग वहां पे रौंद के चलना जानते हैं। यहाँ पे किसी किसी को देखिएगा नहीं, यहाँ पे 2-4 रुपया हो जाता है ना तो ऐसा उड़ेगा जिसका कोई हद नहीं है। आज जो रईस आदमी से मिलेगा ना उसको कोई मतलब नहीं, नॉर्मल आदमी रहेगा। ऐसे जितना रहेगा सब ऐठेगा, सब खूब लटका लेगा, सब यूरेनियम पहन लेगा। पहनना है तो यूरेनियम पहन के घूमो, सोना चांदी में क्या रखा है? जिस एरिया से गुजरोगे लोग नतमस्तक होके गिर जाएंगे। आगे बढ़े। सर ये गिफ्ट नहीं था, क्योंकि जब कोहिनूर हीरा रिटर्न करना तो पड़ेगा, तो कोहिनूर हीरा के लिए देखिए आज की पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था पे चलती है, समझा गया? किससे व्यापार अच्छा है, किससे व्यापार खराब है। अब कोहिनूर हीरा लेके आएंगे, उसको रखेंगे कहाँ? हमारी सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन ये भारत का होना चाहिए। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कोहिनूर हीरा की जगह पे जितना धन दौलत लिया है उतना वापस कर दिया जाए, क्योंकि कोहिनूर हीरा ना एक ईगो क्लैश हो गया, क्योंकि उसके महारानी की उसमें है। अब किसी के महारानी की ताज में निकालेंगे, उस एरिया के लोगों को क्या लगेगा? समझा गया? विवाद हो जाएगा। उससे अच्छा कि जितना धन, देखिए भैया हम आपकी महारानी के ताज में से नोच लेंगे। इससे बचना है तो आपने जो 22 ट्रिलियन इकोनॉमी लूटा है उसका आप कम से कम आधा लौटा दीजिए, 11 ट्रिलियन, नहीं तो महारानी के ताज में से निकाल देंगे। ताज ना पुरान धुरान ताज लेके कौन सी करेगा वो? हमको अपना चाहिए तो कोहिनूर हीरा बस वही दे दो। वो ताज लेके कौन करेगा? यहाँ कौन महारानी बैठा लगी पहनेगा? हाँ, ब्रिटेन दिवालिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये हम लोग को थोड़े मांग करना, ये भाई कोहिनूर हीरा रखे रहो, हमसे जो धन दौलत लूट के ले गए हो क्या कर दो? वापस कर। इंग्लैंड आज भी जो नहीं बदला है। भारत से आप कोई भी क्राइम कीजिए, इंग्लैंड में जाके रह सकते हैं। पैसा लूटिए 2-400 करोड़, 2-4 करोड़ लूट के लेके भागा भाई, यहाँ से गरीब लोग का देश नहीं है। आप 1400 करोड़ लूटिए, 15,000 करोड़ लूटिए, कम से कम 500 करोड़ लूटना पड़ेगा। तो ये कट ऑफ है उसका, इतना भारत से लूटिए और चले जाइए कहां पे? इंग्लैंड। इंग्लैंड आपको गिरफ्तार होने नहीं देगा। ऐसे ही रूस से ना 2-4 लोग लूट के पैसा चले गए कहां पर? इंग्लैंड में। रूस ने, पुतिन ने कहा लौटा दो, तो कहा कि हाँ केस करिए आप हमारे कोर्ट में, कोर्ट जैसे आदेश देगा आप लौटा सकते हैं। कोर्ट का कहना है 20 साल से पहले हम देवे नहीं करेंगे। हो गया काम खत्म। पुतिन ने कहा कोई बात नहीं। पता नहीं कौन गया इंग्लैंड में मार दिया 2 आदमी को। पुतिन बोल दिया, इशारा कर दिया, आदमी निकल गया इंग्लैंड। कहां से? रूस से आए साहब इंग्लैंड में। 2-4 हफ्ते पता नहीं क्या क्या किया साहब, वो सब होटल में सुतले रह गया सब। सोचिए जिस होटल में वो रहता था सब, जिस फ्लैट में वो रहता था सब, उस फ्लैट में रसिया से लोग आए, 2 महीना 3 महीना वहां रुके और काम मांगे लोग सफाई कर्मी का। और वहां जो सफाई कर्मी की सैलरी थी उससे आधा सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हुए सब। 2-4 महीना सफाई कर्मी का काम किए सब, और फिर सफाई कर्मी बन के गए सब उनके रूम में, साफ करके चला। पुतिन से पंगा लेंगे, समझा कि नहीं गया? पुतिन इज माई फेवरेट लीडर, समझा कि नहीं गया? यहाँ पे जो काम अमेरिका कर रहा है अफगानिस्तान में, वही काम रूस कर रहा है यूक्रेन में। एक सही और एक गलत कैसे हो सकता है? या तो दोनों सही होगा या दोनों गलत। जब अमेरिका अपने को गलत करने को तैयार ही नहीं है तो हमें पुतिन को गलत करने की जरूरत क्या है? और हम एहसान फरामोश नहीं है। 1971 आज भी याद है हमें। अगर रूस नहीं आया रहता तो अमेरिका परमाणु बम मारने आया था यहाँ पर। पुतिन जो करे सही है, पुतिन जो करे, बाद में देखा जाएगा क्या किया है। आगे बढ़े तो कोहिनूर हीरा किस खान से मिला था? गोलकुंडा के प्रताप रुद्रदेव रखे थे, उनसे लिया। मलिक काफूर कौन लिया? मलिक काफूर कहां ले गया? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के बाद तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल। अंतिम मुगल में मोहम्मद शाह जो उस पर बैठा था, मयूर सिंहासन पे बैठा था। और कोहिनूर हीरा कौन आ गया? नादिर शाह लेके गया ईरान। अफगान के शासक पश्तून दुरानी ने हरा दिया। अब पश्तून दुरानी को हरा दिया, सिखों को हरा दिया, अंग्रेज लेके चले गए महारानी। हाँ, इंग्लैंड की महारानी को दे दिया कि लीजिए आप हीरा पहनिए। समझ में गया? हीरा वगैरह ज्योतिष में भी कई लोग बोलते हैं कि हीरा पहनने के लिए अच्छा होता है, ये होता है। हाँ, जिसके पास हीरा है वो ऐसे सुखी है। सुख में और अमीरी में बहुत डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं कि कोई अमीर है तो खुश है। समझा गया? अमीर और गरीब एक सोशल स्टेटस है। समाज में आप अमीर है तो लोग आपको समझेंगे अमीर है, गरीब। घर में खुश हैं या नहीं, इसमें लिए पैसे मायने नहीं रखते। अमूमन देखिएगा बड़े बड़े घर में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा होता है। हम तो ऐसे ऐसे सीनियर
आप किसको बोले, बड़े बड़े अधिकारियों को जानते हैं जो रात 10 बजे घर लौटते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है 5 बजे, फिर भी ऑफिस में बैठल रहते हैं कि फैमिली सूझ जाए तो जाएंगे। कौन जाएगा माथा नोचवाने? खुश हैं जिनके आगे पीछे गार्ड लेके घूमते हैं लोग, सड़क पे निकल जाए तो खाली करा दिया जाए। तो पैसा को और खुशी को एक साथ नहीं तोल सकते, दोनों अलग अलग चीज है। आप चलिए अब आगे के क्लास कल समझेंगे।